एवरीवन, दिस इज शमा। आज हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स का है। हम किसी भी कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्यों डिटरमाइन करते हैं और कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। देखो, असेसी चाहे इनकम इंडिया में अर्न करे या आउटसाइड इंडिया अर्न करे या बोथ द प्लेसेस अर्न करे, बट इंडिया के अंदर कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी वो डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, जो कि उसका प्रीवियस ईयर में रहा है। Which income is accessible in India for tax purpose depend upon the residential status of a assessee in previous year। इसलिए हम किसी भी assessee की इनकम को कैलकुलेट करने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी डिटरमाइन करते हैं। रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। जो सिटीजनशिप है वो एसएससी को तब मिलती है जहाँ पर उसका जन्म होता है जिस कंट्री के अंदर, पर जो रेजिडेंस है उसके लिए इनकम टैक्स में कंडीशंस बताई हुई है। अगर वो एसएससी उन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो उस कंट्री का रेजिडेंशियल बन जाता है या फिर वो नॉन रेजिडेंशियल बन जाता है। द इंसिडेंस और टैक्स लायबिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से हमें कोई लेना देना नहीं है टैक्स लायबिलिटी का। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस ही देखते हैं। द रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर बट सिटीजनशिप कैन नॉट बी चेंज इन एवरी ईयर। एक पर्सन किसी एक कंट्री में एक साल के रेजिडेंस हो सकता है और नेक्स्ट ईयर में भी ना हो, पर जो एसएससी एक बार किसी कंट्री का सिटीजनशिप ले चुका है तो वो हमेशा ही उसका सिटीजन बन के रह जाता है। सिटीजनशिप ईयर टू ईयर चेंज नहीं होती है। अ पर्सन में बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर। हर कंट्री के अपने कंडीशंस होते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे हमारे इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंदर कंडीशन है 182 डेज वाली, या फिर जो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्लस 7 ईयर्स में 365 डेज का जो कंडीशन है, अगर एसएससी उसको फुलफिल करता है तो वो उस इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है। ऐसे ही किसी और कंट्री के कुछ और भी कंडीशंस हो सकती है, तो मे बी जो एसएससी है वो सेम टाइम पर दोनों कंट्रीज की कंडीशन को फुलफिल करे और वो दोनों कंट्री के अंदर ही रेजिडेंट बन जाए। अब करते हैं रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी एसएससी। जो कंपनी एसएससी है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। जो कंपनी है या तो वो रेजिडेंट हो सकती है या फिर वो नॉन रेजिडेंट हो सकती है। रेजिडेंट में कौन सी कंपनी आती है, या तो अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। इंडियन कंपनी वो होती है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। और अगर नॉन इंडियन कंपनी है, वो कंपनी इंडियन नहीं है बट वो अगर इस कंडीशन को फुलफिल करती है तो हम बोलते हैं वो कंपनी भी रेजिडेंट है। कंडीशन है इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट प्रीवियस ईयर इन इंडिया। मतलब बेशक से जो कंपनी फॉरेन कंपनी है वो नॉन इंडियन कंपनी है, बट अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो हम बोलेंगे कंपनी जो है वो रेजिडेंट है इंडिया के अंदर। दूसरा टाइप आता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के अंदर वो कंपनी आती है ना तो वो इंडियन कंपनी होती है, मतलब नॉन इंडियन कंपनी होती है, और ना ही उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर होता है, तो हम बोलते हैं वो कंपनी है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट के अंदर आता है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी वो होती है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। अगर नॉन इंडियन कंपनी है तो उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वो रेजिडेंट कहलाती है। अगर कोई भी कंपनी नॉन इंडियन कंपनी है और उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो भी इंडिया के अंदर नहीं है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती है, तो वो जो कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट कंपनी बोली जाएगी। यहाँ पर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पोएम भी बोलते हैं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस आर टेकन। वो प्लेस जहाँ पर बिजनेस की जो की मैनेजमेंट है और जहाँ पर सारे कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए, उस प्लेस को हम बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कंपनी कैन बी ओनली रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। कभी भी कंपनी जो है वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती है। अब ये जो भी पढ़ा है इसको एक इलिस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। पहले इलिस्ट्रेशन है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन है
एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। जो एक्स लिमिटेड है वो इंडियन कंपनी है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटिश ईस्ट ऑफ अमेरिका। जो अपना बिजनेस करती है वो इंडिया में भी करती है और ब्रिटिश ईस्ट अमेरिका में भी करती है। Its income acquiring and arise in British East Africa in the previous year far exceed its income acquiring or arise in India। जो एक्स लिमिटेड है वो इंडियन कंपनी है, वो अपना बिजनेस इंडिया में भी करती है और ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में भी करती है, और जो उनकी इनकम अराइज होती है वो ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू इंडिया। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? देखो हमने पहले ही बता दिया, जो एक्स लिमिटेड है वो इंडियन कंपनी है, और अगर इंडियन कंपनी है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होगी। तो ये सीधा सीधा रेजिडेंट कंपनी है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो फॉरेन में ज़्यादा कमा रही है या फिर वो इंडिया में ज़्यादा कमा रही है, वो एक इंडियन कंपनी है। इससे हमें क्लियर हो गया है कि वो रेजिडेंट कंपनी है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली। एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक वाई लिमिटेड कंपनी है। जो एक्स लिमिटेड है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और जो वाई लिमिटेड कंपनी है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। The place of effective management of X Limited is in India, whereas all board meetings of Y Limited were held in Pakistan during the previous year 2018-19, determine their residential status for the assessment year 1920। देखो दो कंपनी है, एक है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड। जो एक्स लिमिटेड है वो पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और जो वाई लिमिटेड है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। देखो वाई लिमिटेड का तो हमें क्लियर हो गया है कि ये इंडियन कंपनी है क्योंकि ये इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। अब हमें एक्स लिमिटेड कंपनी का देखना है। द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड इज इन इंडिया। पर जो एक्स लिमिटेड है वो बेशक से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, पर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया के अंदर है। तो अगर आपको याद होगा हमने रेजिडेंट कंपनी के अंदर दो कंडीशंस पढ़ी थी, या तो जो कंपनी है वो इंडियन होनी चाहिए या फिर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया के अंदर हो। तो दोनों ही कंडीशन में जो कंपनी है वो रेजिडेंट बोली जाती है। तो जो एक्स लिमिटेड है वो बेशक से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया के अंदर है। तो एक्स लिमिटेड भी रेजिडेंट कंपनी होगी और वाई लिमिटेड भी रेजिडेंट कंपनी होगी, चाहे उसकी बोर्ड ऑफ वेटिंग्स कहीं पर भी हो रही हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। X Limited is registered in Pakistan, hence it's a foreign company, but its place of effective management is in India, hence it is resident in India। और दूसरा है Y Limited is registered in India, hence it is an Indian company। An Indian company is treated as a resident in India, whether its management is situated in India or abroad। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको दो रजिस्ट्रेशन भी करवा दिए। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।